अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने ऑफिस से निकला तो यूं लगा जैसे सर से काम का सारा बोझ उतर गया हो, क्योंकि उस दिन मुझे ईद की छुट्टियां मिल चुकी थीं। गाड़ी में बैठते ही दिल में कई मंसूबे बना लिए थे कि इस बार बीवी के साथ ईद को खास कैसे बनाना है। चूंकि ये ईद मेरी शादी के बाद पहले ईद थी, इसलिए मैंने फैसला किया था कि चांद रात में हर हाल में बीवी के साथ ही गुजारूंगा। उसे बाजार की रौनकें दिखाऊंगा और इस रात को उसके लिए यादगार बना दूंगा। घर जाते हुए मैंने बीवी के लिए गजरे भी खरीद लिए। दिल चाह रहा था कि मैं उड़ कर घर पहुंच जाऊं और घर पहुंचकर अपने ऑफिस की सारी थकन उतारना चाहता था, क्योंकि बीवी की एक मुस्कुराहट मुझे सुकून बख्श देती थी। हाल ही में मेरी शादी हुई थी। मैं एक जिंदा दिल और खुश मिजाज इंसान था, जो जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने का कायल था। शादी के बाद मैं चाहता था कि बीवी के साथ भी खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारूं, मगर बदकिस्मती से मेरी बीवी नहायत रूखे मिजाज वाली लड़की निकली। जितना मैं उसके करीब होने की कोशिश करता, चाहत दिखाता, वो मुझसे उतना ही उकता कर फौरन दूर हो जाती। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं उसके रवैये का बुरा नहीं मनाता था। मेरा ख्याल था कि शायद वो अभी नए माहौल से मानूस नहीं हो पा रही, इसीलिए मैं उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त देने की कोशिश करता था। बिलाखिर जब मैं ऑफिस से घर पहुंचा तो बीवी की तैयारी देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसे यूं सजी सवरी को देखकर एक पल के लिए मुझे यूं लगा जैसे वो भी मेरी तरह इस रात को खास बनाने का इरादा कर चुकी हो। लेकिन अंदर जाकर मुझे मालूम हुआ कि मेरी खुशी सिर्फ आरजी थी, क्योंकि वो तैयारी मेरे लिए नहीं बल्कि अपनी सहेलियों के लिए की गई थी, जो उसे पहले से ही मिलने आई हुई थी। उसका मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल करना, शर्मा कर गजरे लेना महज एक दिखावा था, ताकि सब कुछ अच्छा नजर आए। खैर, मैंने सब्र किया और सहेलियों को सलाम करके वापस अपने कमरे में आ गया। फिर बीवी काफी देर तक उनके साथ वक्त गुजारती रही और मैं अकेला बैठा उसका इंतजार करता रहा। बिलाखिर एक तवील इंतजार के बाद जब उसकी सहेलियां वापस अपने घरों को गईं, तो देर होने की वजह से मैंने बाजार जाने का इरादा तर्क कर दिया और सोचा कि अब सिर्फ बीवी के साथ वक्त गुजार लूं, क्योंकि वो उस वक्त मुझे बला की हसीन लग रही थी और मैं उसकी जी भर कर तारीफ करना चाहता था। मगर जब वो कमरे में आई तो थकी हुई और बेजार सी दिखाई दी। फिर खुद ही मुझे कहने लगी, मसरूफियत की वजह से मैंने खाना नहीं बनाया और मुझे भूख भी नहीं थी। अगर आपको भूख लगी है तो बाजार से खाना खा लें। उसके लहजे में सर्द महरी थी। मैं हैरत में पड़ गया कि थोड़ी देर पहले तो वो खुशी से जगमगा रही थी, मगर मेरे पास आते ही उसका मिजाज क्यों बदल गया। फिर मैंने नरमी से कहा, मुझे भी भूख नहीं है, चलो हम थोड़ी देर मिल बैठकर प्यार भरी बातें करते हैं। फिर मैं उसके करीब हुआ, उसके हाथ थामे और उसकी खूबसूरत कलाई में गजरे पहनाकर उसकी खुशबू में खो गया। फिर मैंने प्यार भरे लहजे में कहा, माय डियर वाइफ, आपकी आज की तैयारी ने तो आपकी खूबसूरती को मजीद चार चांद लगा दिए हैं। अभी मैंने उसकी तारीफ करना शुरू ही की थी कि उसने आहिस्तगी से अपने हाथ छुड़ाए, नजरें चुरा कर बोली, मुझे घर में बिला वजह तैयार रहना पसंद नहीं है। वो तो मेरी फ्रेंड्स आ गई थीं, इसलिए मुझे उनके रूबरू सादा कपड़ों में जाना अच्छा नहीं लगा। मैंने नरमी से कहा, तुमने तैयार होकर बहुत अच्छा किया, मगर शौहर के लिए भी आपकी यही सोच होनी चाहिए, क्योंकि हर शौहर की ये ख्वाहिश होती है कि जब वो दिन भर के थके हारे घर लौटे तो उसकी बीवी उसके लिए तैयार हो, सजी संवरी हो। मेरी इस ख्वाहिश पर वो बोली कि शाम के वक्त अचानक मेरी फ्रेंड्स आ गईं, तब से लेकर अब तक मैं उनकी मेहमान नवाजी के लिए मुसलसल काम करने में मसरूफ थी और फ्रेंड्स के आने से पहले मैंने घर की सफाई भी की थी। लिहाजा मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और अब सिर्फ सोना चाहती हूँ, ताकि कल ईद के दिन मुझे थकन महसूस ना हो और ईद पढ़कर हम दोनों ने मेरे अम्मी अब्बू की तरफ दावत पर भी जाना है। यूं वो थकन का बहाना करके मुसलसल बोले जा रही थी ताकि मैं उसे नजरअंदाज कर दूं। बीवी की मुसलसल बेरुखी को देखते हुए अब मैं उससे तंग आने लगा था, क्योंकि वो सिर्फ आज ही नहीं
बल्कि हर बार ही मेरी खुशियों को नज़रअंदाज कर देती थी। जब भी मेरा दिल चाहता कि हम दोनों मिलकर वक्त गुजारें, कुर्बत के लम्हात बांटें, लेकिन न जाने क्यों वो हमेशा मुझसे दूर भागती रहती। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन फिर भी मैंने खुद पर काबू पाते हुए उसे नरमी से कहा कि आइंदा ऐसा कुछ भी ना हो जिससे तुम्हें थकन हो। अगर कहो तो मैं कामों के लिए मुलाजमा रख देता हूँ। मेरी इतनी कमाई का क्या फायदा अगर मेरी बीवी हर काम खुद करे और खुद को थका ले। वो खामोश रही क्योंकि वो बखूबी जानती थी कि वो ये सब मुझसे बचने के लिए करती है। मैंने माहौल बेहतर बनाने की कोशिश की और कहा, देखो, अगर तुम दोस्तों की वजह से ज़हनी थकन का शिकार हो गई हो, तो आओ चाँद रात की रौनक देखने चलते हैं। हो सकता है उससे तुम्हारा मूड बेहतर हो जाए। चाहो तो तुम वहाँ कुछ मज़ीद खरीदारी भी कर लेना। हालाँकि उससे पहले ही ईद की मुकम्मल शॉपिंग करवा चुका था, मगर उसका दिल जीतने के लिए दोबारा फिर से मैंने उसे खरीदारी की पेशकश कर दी। मगर इस सब के बावजूद भी उसका जवाब सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वो बेदिली से बोली, ना ही वो बाहर जाना चाहती है, ना ही उसका किसी खरीदारी का मूड है। फिर मैंने कहा, चलो ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे, लेकिन तुम मेरी खातिर अपना ये खूबसूरत लिबास अभी तब्दील ना करो, क्योंकि इस ड्रेसिंग में तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वरना आमतौर पर वो मेरे सामने सादा और बेरंग लिबास ही पहनती थी। मगर मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसने फौरन लिबास तब्दील कर लिया और बिस्तर पर लेट गई। इस सब के बावजूद भी जब मैं सारे शिकवे भुलाकर उसके करीब हुआ, तो उसके चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। गुस्से से बोली, तुम भी अजीब इंसान हो। मैंने तुझे बताया भी है था कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, आराम करना चाहती हूँ और तुम्हें शोखी सूझ रही है। उसका ये जुमला मेरे दिल पर तीर की तरह लगा था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं खामोश हो गया क्योंकि मैं उस रात घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता था। हालांकि उसका ये रवैया मेरे लिए बहुत मायूस कुन था। मैं खामोशी से मोबाइल में मसरूफ हो गया और वो कुछ देर बाद गहरी नींद सो गई। यूं सो गई जैसे मैं उसकी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखता और मेरी मौजूदगी उसके लिए बेमायने हो। गुस्से से मेरा बुरा हाल हो चुका था। मैं घर से बाहर निकल गई। मेरा दिल चाह रहा था सारी नरमी मोहब्बत छोड़कर अब उसके साथ सख्ती से पेश आऊं। शायद वो इस काबिल ही नहीं कि मैं उस पर ज्यादा तवज्जो दूं। मैं खुद भी खूबरू और कामयाब इंसान था। रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। मैं पढ़ा लिखा मर्द था। मगर मेरी बीवी को सिर्फ इस बात की अकड़ थी कि वो भी आला तालीम याफ्ता और ऊंचे घराने की लड़की थी। मैं उसकी बेजारी के बावजूद उस पर मोहब्बत लुटाता रहा था, मगर उस रोज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अपना मूड अच्छा करने के लिए बाजार में घूमने लगा, मगर वहां भी हंसते मुस्कुराते लोगों को देखकर मुझे शिद्दत से अकेलापन महसूस होने लगा। मैं शादीशुदा होकर भी अजीब तन्हाई का शिकार हूँ। मेरी बीवी अपनी दोस्तों के साथ न जाने कितने घंटे बाद बैठकर हंसी मजाक करती रही, लेकिन मेरे सामने आते ही उसके सर पर थकन सवार होने लग गई थी। लिहाजा अब मैं बीवी को सबक सिखाने के लिए उल्टे सीधे रास्ते सोचने लग गया था। इसी दौरान बाजार में चलते चलते लोगों की भीड़ में मुझे एक स्याह चादर पहने एक नाजुक और दराज कद लड़की नजर आई। वो लड़की सबसे भीख मांग रही थी और चंद पैसों के लिए एक एक शख्स की मिन्नतें कर रही थी। मैं उसके पास गया और उसे 500 रुपए पकड़ाते हुए उससे कहा, मुफ्त में पैसा कोई नहीं देता। भीख मांगने से अच्छा है कोई काम करो ताकि तुम्हें मेहनत की कमाई मिले। मेरे समझाने पर वो लड़की मेरा शुक्रिया अदा करने लगी और अचानक मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले जाने लगी। मैं तो वैसे भी बीवी से कुताया हुआ था, इसलिए लड़की से कोई भी सवाल करने के बजाय मैं उसके साथ साथ चलने लगा। वो लड़की मुझे बाजार से कुछ ही दूर एक छोटे से इलाके में ले गई। उसका घर वहीं पर था। वो मुझे अपने घर के एक कमरे में ले गई और अचानक अपने वजूद से चादर उतारते हुए मुझसे बोली, साहब, जो करना चाहते हो मेरे साथ कर लो, ताकि तुम्हें ये ख्याल ना आए कि तुमने मुझे ख्वामखा बगैर मेहनत के पैसे दिए हैं। मैं उस लड़की को देखकर हक्का बक्का रह गया। वो बहुत कम उम्र और नहायत हसीन थी। सादा और आम लिबास में भी उसकी सफेद रंगत दमक रही थी। उस लड़की को हैरत से देख रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की ने सिर्फ 500 की खातिर अपना आप मुझे पेश कर दिया था। मैंने नजर घुमाकर घर को देखा तो घर बहुत बुसीदा और छोटा सा था।
उस लड़की की आंखें भीगने लगीं। वो शर्मिंदगी से सफेद पड़ रही थी। नजरें झुकाकर बोली, साहब, भीख मांगना मेरी मजबूरी है। मैं कम उम्र और अकेली हूँ। मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती और अपना पेट पालने के लिए मुझे एक यही आखिरी हल नजर आया कि भीख मांग कर घर चलाऊं। लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपना और अपने बेटे का पेट भर सकूं। मैं कल सुबह से भूखी हूँ। मेरा 2 साल का बेटा है जो दूध की तलब में रो रो कर अब गहरी नींद सो चुका है। उस लड़की ने मुझे बताते हुए एक तरफ बिस्तर की जानिब इशारा किया तो वहां एक लागिर कमजोर सा मगर नहायत खूबसूरत बच्चा सो रहा था। मैं अफसोस से उस लड़की और बच्चे को देखने लगा और देखकर दिल ही दिल में शर्मिंदा भी हुआ कि हम अमीर लोग किस कदर बेहिस होते हैं। अपनी फजूल की शॉपिंग और ख्वाहिशात में तो लाखों रुपए लुटा देते हैं, लेकिन किसी ऐसे गरीब की मदद नहीं करते जिसे पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं होती। वो लड़की बोली, ये घर मेरे मरहूम शौहर का है। इस घर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। वो रोते हुए बोली, साहब, आपने जो करना है मेरे साथ कर लो। मुझे पैसों की अशद जरूरत है। ना चाहते हुए भी उस लड़की का हुस्न मुझे बेकाबू किए जा रहा था और मैं भी उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था। लिहाजा मैंने उस लड़की से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी ऑफर है। उसने पूछा, वो क्या? मैंने कहा, अगर तुम रोजाना मुझे खुश किया करोगी तो मैं तुम्हें रोजाना पैसे दिया करूंगा। मैंने कहा, मजबूरी के तहत मुझे भी सुकून की जरूरत है और तुम्हें पैसों की। और साथ ही मैंने उसे ये भी बता दिया कि मैं भी बुरा इंसान नहीं हूं। ये तो बस मेरी बीवी की बेजारी ने मुझे इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। मेरी ऑफर पर वो लड़की फौरन रजामंद हो गई। उसने बगैर सोचे समझे मुझे हाँ बोल दिया। फिर उस लड़की ने भी अपनी मजबूरी बयान करते हुए मुझे बताया कि चंद माह पहले उसके शौहर की वफात हो चुकी है। यूं वो बेवा हो गई। उसके वालिदैन भी हयात न थे। ससुराल वाले उसे रखने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा वो अपने बेटे के साथ अकेली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। मगर इन चंद माह में ही उन दोनों माँ बेटे पर फाकों की नौबत आ गई। वो नौकरी की तलाश के लिए भी निकली, लेकिन जहां भी उसे नौकरी मिलती बदले में उसे इज्जत का मुतालबा किया जाता। बिलाखिर इज्जत बचाने की खातिर थक हार कर उसने भीख मांगना शुरू कर दी। यूं वो बाजारों में और रश वाली जगहों पर जाकर भीख मांगती और अपने बेटे के लिए खाने पीने का सामान लेकर आती थी। मैं एक मर्द था। उस वक्त मुझे भी अपनी ख्वाहिश पूरी करने की जल्दी थी। लिहाजा मैंने फौरन उस लड़की से कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें पनाह भी दूंगा, तुम्हारा खर्च भी उठाऊंगा। बस मेरी एक ही शर्त है, और वो शर्त आप अच्छी तरह जानती हो। फिर वो लड़की अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोली, साहब, मुझे सब कबूल है। बस मैं अपने बेटे को एक पुरसकून जिंदगी देना चाहती हूँ। उसकी रजामंदी हासिल करके मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था। खुश कैसे ना होता, क्योंकि मुझे बैठे बिठाए इतनी खूबसूरत लड़की जो मिल गई थी और बीवी की मोहताजी से भी जान छूट गई। अगर बीवी को मेरी कोई परवाह नहीं तो फिर मैं क्यों उसकी परवाह में अपना सुकून बर्बाद करूं? लिहाजा फिर मैंने वो पूरी रात बड़ी सुकून से गुजारी। उस लड़की ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मेरी बीवी के बरक्स उसने मेरी कोई ख्वाहिश भी अधूरी नहीं छोड़ी थी। वो लड़की गलत रास्ते की मुसाफिर नहीं थी, बल्कि वो भी अपने मरहूम शौहर से सच्ची मोहब्बत करती थी। इस बात का मुझे तब अंदाजा हुआ जब मैं उसके करीब हुआ तो वो शौहर को इशारा करके रोने लग गई। गम और शर्म से उसका वजूद बुरी तरह लर्ज रहा था। लेकिन फिर मेरे दिलासा देने पर उसका कुछ बोझ हल्का हुआ। अगले रोज ईद थी। ईद के दिन भी मेरी बीवी इसी तरह घर के काम करती रही, मगर मुझे वक्त देने से गुरेज करती रही। लेकिन आज शादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि बीवी की बेरुखी पर मैंने भी उसे ज्यादा मुंह नहीं लगाया। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब मुझे भी बीवी की जरूरत नहीं रही थी। ईद का पहला दिन मसरूफियत में गुजरा था। हमारी ससुराल में दावत थी। अपने घर जाकर मेरी बीवी का मिजाज अच्छा हो गया था और वो हमेशा की तरह वही ड्रामा करने लगी जैसा वो हमेशा दूसरे लोगों के दरमियान किया करती थी। यानी वो सबके सामने एक अच्छी और वफादार बीवी बनने की एक्टिंग करने लग गई। लेकिन अब मैं उसके इस दोगलेपन से उकताने लगा था। मेरी बीवी ने मुझसे एक रात अपने घर वालों के यहाँ रहने की इजाजत मांगी तो मैंने उसे फौरन इजाजत दे दी थी। वो हैरान रह गई थी
کیونکہ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب بیوی نے رہنے کا کہا تو بغیر سوال کیے میں نے ہاں بول دی، ورنہ وہ جب بھی اپنے گھر رہنے کی اجازت مانگتی تو میں اس کے بغیر ایک پل بھی اکیلا نہیں رہ پاتا تھا۔ چونکہ بیوی کو میری توجہ اور منتوں کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے فوراً اجازت ملنے پر وہ خوش ہونے کے بجائے حیران ہونے لگی کہ میں اسے اتنی آسانی سے میکے چھوڑنے پر کیسے راضی ہو گیا۔ لہذا میں بھی اس کی طرح سنگ دل ہو گیا تھا۔ پھر بیوی کو میکے چھوڑ کر جیسے ہی میں وہاں سے نکلا تو سیدھا اسی لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ لڑکی اس وقت اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں اگلے ہی روز پھر سے اس کے گھر پہنچ جاؤں گا۔ اس بار میں نے اس کے گھر جاتے ہی بہت ساری خریداری کر کے گیا تھا۔ میں نے اسے سارا سامان دیا تو وہ لڑکی سر جھکا گئی۔ اس نے وہ سامان لینے سے منع نہیں کیا کیونکہ وہ جانتی تھی میں یہ احسان مفت میں نہیں کر رہا تھا۔ لہٰذا بھی جلدی سے اس لڑکی نے اپنے بیٹے کو سلا دیا اور خود میرے پاس آ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ لڑکی خود کو اندر سے مار چکی تھی، جبکہ میں اس لڑکی کے حسن و نزاکت کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا اور اسے دیکھتے ہی میں بے قابو ہو جاتا تھا۔ اس مدہوشی میں مجھے اس کے احساسات یا جذبات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ لڑکی ہمیشہ میرے سامنے سر جھکا کر رکھتی تھی۔ وہ نہ مجھے انکار کرتی تھی نہ مجھے دور دھکیلتی تھی۔ وہ لڑکی اب میری اشد ضرورت بن چکی تھی اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے اب میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پاؤں گا۔ لہٰذا اسی وجہ سے میں نے صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی اس سے کہا میں روزانہ تمہارے گھر نہیں آ سکتا، اس لیے اب تم میرے گھر آ کر رہو۔ میرے منہ سے یہ مطالبہ سن کر وہ لڑکی ہکا بکا رہ گئی کہ ایسا کیسے ممکن ہوگا۔ وہ حیران اس لیے ہوئی کیونکہ میں اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں شادی شدہ مرد ہوں، میری بیوی بھی ہے۔ اس لیے وہ لڑکی حیران ہو گئی کہ میں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھلا ایک انجان لڑکی کو اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتا ہوں۔ مگر میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر کا پتہ دیا اور اسے اپنے گھر آنے کا کہہ دیا۔ اس کے گھر سے واپس چلا آیا۔ اس لڑکی کے پاس میری بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ میری محتاج ہو چکی تھی۔ میں اس کے گھر کا خرچہ چلانے کی ذمہ داری اٹھا چکا تھا۔ میری وجہ سے اس کے بیٹے کی ضرورت کا ہر سامان مل رہا تھا۔ مجھے وہ معصوم سا بچہ بہت اچھا لگنے لگا تھا، اس لیے میں نے دنیا جہان کی چیزیں اس کے لیے جمع کر دی تھی۔ لیکن وہ لڑکی میرے احسانات تلے دب چکی تھی۔ اس کا بیٹا آسائشات پا کر خوش ہو گیا تھا۔ اولاد دنیا کی ہر ماں کی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ بھی بیٹے کی خوشی کے لیے قربانی دے رہی تھی، حالانکہ اس کے دل میں اب بھی اس کا مرحوم شوہر ہی تھا۔ مگر میں اب اس لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا۔ مجھے بیوی کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ لہٰذا جیسے ہی اس لڑکی کے گھر سے واپس آیا تو کچھ دیر آرام کیا اور پھر اپنی بیوی کو لینے چلا گیا۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی جب میری بیوی پہلے سے گھر واپس آنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ میری اتنی سی بے رخی دکھانے پر اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ میرے پہنچتے ہی وہ میرے ساتھ واپس گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں اسے گھر واپس لا کر خود دوستوں سے ملنے چلا گیا۔ پورا دن میں گھر سے باہر رہا۔ گھر واپس آیا تو بیوی کمرے میں فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو گڑبڑا گئی اور فوراً کال کاٹ دی۔ مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ شاید میرا رویہ میری بیوی کو اداس کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کو چپ کروانے لگا۔ مجھے اپنی بے رخی پر افسوس ہونے لگا۔ میں بیوی کی طرف سے دل صاف کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس روز بھی مجھ سے دور ہو گئی اور بولی میں ٹھیک ہوں، بس آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا اسی لیے پانی بہہ رہا ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میری بیوی مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی تھی اور کچھ دیر پہلے مجھے دیکھ کر اس نے جس گھبراہٹ کے ساتھ فون کاٹا تھا وہ بات مجھے شک میں مبتلا کر گئی۔ اگلے روز وہ لڑکی بھی ہمارے گھر آ گئی۔ اس نے گھر میں کام کرنے کے لیے میری بیوی سے بات کی۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تمہیں گھر کا کام کرتے کرتے تھکن ہوتی ہے نا، لہٰذا تم اس لڑکی کو کام پہ رکھ لو، یہ تمہاری کام میں مدد کر دیا کرے گی۔ میری بیوی حیران ہونے لگی، مجھ سے بولی گھر میں ہم دو ہی تو افراد ہیں، اتنا کام نہیں ہوتا کہ ملازمہ رکھی جائے۔ میری بیوی اس بات پر بہت تنگ ہونے لگی تھی، مگر میں بضد تھا کیونکہ میں کسی بھی بہانے اس لڑکی کو اس گھر میں رکھنا چاہتا تھا۔ اور پھر بالآخر میری ضد کے آگے
मेरी बीवी को हार मानना पड़ी और यूं मेरी बीवी ने उस लड़की को घर पर मुलाजमा रख लिया और उसके 2 साला बेटे समेत उसे मेहमान खाने में रहने की जगह दे दी। अब मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था, क्योंकि अब मेरी उस लड़की तक रसाई बिल्कुल आसान हो गई थी और वो घर का काम भी दिल जमी से करती थी और मेरी बीवी हस्बे मामूल बेजारी से अपने कमरे में पड़ी रहती थी और रातों को भी मेरी बीवी अपनी आदत के मुताबिक पीठ मोड़कर सो जाती थी। तो मैं भी उसकी गहरी नींद में जाने के बाद उठकर उस लड़की के पास पहुंच जाता। लेकिन एक रोज रात के वक्त मैं जैसे ही उस लड़की के कमरे में पहुंचा तो मैंने महसूस किया कि वो लड़की मुझसे कोई जरूरी बात करना चाह रही है। वो बार बार मुझसे पूछने लगी, आपको मुझ पर यकीन है या नहीं। मैं हैरान था कि पहले तो उस लड़की ने कभी मुझसे इस किस्म की बात नहीं की थी, मगर फिर मैंने कहा कि मुझे तो तुम पर पूरा यकीन है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं इतने अरसे में उस लड़की को पहचान चुका था कि वो एक ईमानदार और अच्छी लड़की थी। मेरी तसल्ली दिलाने पर उस लड़की ने मुझे जो बात बताई वो मेरे औसान खता कर गई। मैं फटी फटी निगाहों से उस लड़की को देखने लगा। उस लड़की ने मुझे बताया कि आपकी बीवी के किसी गैर मर्द से ताल्लुकात हैं। शायद मैं किसी सूरत भी उस लड़की की बात पर यकीन ना करता, लेकिन मेरी बीवी का रवैया मेरे सामने भी ढका छुपा नहीं था। फिर वो लड़की कहने लगी, अभी तक तो मुझे आपकी बीवी पर सिर्फ शक हुआ है, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ। मगर मुझे महसूस हो रहा था कि वो लड़की मुझसे कुछ छुपा रही थी। मैंने उस लड़की से कहा कि अगली बार तुम्हें मेरी बीवी पर शक हो तो मुझे सबूत पेश करना, मैं तुम पर पूरा यकीन करता हूँ। लड़की खामोश हो गई। मैं अपने कमरे में गया तो बीवी को देखकर सोच में गुम हुआ। बीवी का रवैया अक्सर मुझे चौंका दिया करता था, क्योंकि हर नई ब्याह कर आने वाली औरत को छोटी मोटी गलती पर भी अपने शौहर को खोने, अपना घर तबाह होने का डर रहता है। मगर ये तो बेधड़क मुझे इग्नोर कर दिया करती थी और मैं ये समझता था कि ये इसका पागलपन या कमअक्ली है या शायद इसका मिजाज ही ऐसा है। मगर ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ये सब किसी दूसरे मर्द की वजह से कर रही थी। अब मेरे दिमाग की गिरहें खुलने लगी थीं। मेरी बीवी का चुप चुप कर कॉल्स करना, मेरे करीब आते ही उछल कर दूर हो जाना, ये मामला अब बहुत अच्छी तरह मेरी समझ में आ रहा था और इस गरीब लड़की को भी मुझसे झूठ बोलने की भला क्या जरूरत थी। यकीनन वो सच्ची बोल रही थी। लिहाजा एक रोज जब मैं अपने दफ्तर में मसरूफ था, इसी दौरान अचानक उस लड़की का मुझे फोन आया। उसने मुझे घर पहुंचने का कहा। मैं भी उस वक्त फ्री था, यानी काम भी ज्यादा ना था, इसलिए मैं जल्दी से बगैर वक्त जाया किए फौरन उसकी कॉल पर घर पहुंच गया और जब मैं सीधा उस लड़की के कमरे में गया तो वह वहां से गायब थी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि अगर वो लड़की घर पर मौजूद ही नहीं थी तो फिर उसने मुझे घर पर बुलाया क्यों। मैं उलझा हुआ सा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, मगर कमरे की दरवाजे पर मेरे कदम जंजीर हो गए थे। मैं फटी फटी आंखों से सामने देखने लगा। मेरी बीवी किसी मर्द के गले लगकर रो रही थी। मैं वहीं साकत खड़ा रह गया था। उन दोनों की बातों ने मुझे चौंका कर रख दिया था। मेरी बीवी उस मर्द से गिला करते हुए बोल रही थी, ये मेरे लिए भी मुश्किल है कि मैं शादीशुदा लड़की हूँ। मेरा शौहर मेरे आगे पीछे घूमता है, मगर मैं फिर भी उसे अपने दिल में जगह नहीं दे पा रही। वो मेरे करीब आता है तो मुझे उससे घिन आने लगती है। मैं तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पा रही। मैं अपने फैसले पर पछता रही हूँ। काश मैं तुमसे शादी कर लेती। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी गुर्बत की वजह से छोड़ा था, मगर अब मुझे ये पैसा और ये ऐश सकून नहीं देते। वो रोते हुए उस मर्द से बोली, प्लीज मुझे अपना लो। बेशक तुम अपनी बीवी के साथ रहना और मैं अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारूंगी, मगर इस दौरान हम यूं ही छुप कर मिलते रहेंगे। मेरा शौहर मेरे लिए तड़पता है, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए तड़प है। प्लीज मुझे धोखा मत दो। जबकि मेरी बीवी को जवाब देते हुए वो गैर मर्द बेचारगी से अपनी मजबूरी बयान कर रहा था। कहने लगा, प्लीज तुम मेरी मजबूरी को भी समझो। अब मैं एक बच्चे का बाप बन चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस ताल्लुक का मेरी बीवी को पता चले और मैं उसकी नजरों में गिर जाऊं या वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाए। फिर जवाब में मेरी बीवी कहने लगी, तुम फिक्र मत करो,
तुम्हारी बीवी को हमारे ताल्लुक की जरा बराबर भी खबर नहीं होगी, क्योंकि हम बहुत एहतियात से चलेंगे। फिर वो बोली, अब तो मेरे शौहर ने जबरदस्ती घर में एक मुलाजमा भी रख ली है, मगर मैंने तुम्हें बुलाने के बाद इस मुलाजमा को बाजार भेज दिया है। अब घर में तुम और मैं अकेले हैं, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। वो दोनों इसी कश्मकश में मुब्तला थे और मैं सदमे से चूर अपनी बीवी को की तड़प को देख रहा था, जबकि ये मेरी मोहब्बत पर बेजारी का इजहार किया करती थी और अब खुद ही गैर मर्द की बाहों में झूल रही थी। अब मुझे समझ आई थी कि उस लड़की ने मुझे फोन करके क्यों घर बुलाया था, यानी वो मुझे अपनी बातों का सबूत दिखाना चाहती थी। फिर जब मैं अचानक कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी और वो मर्द मुझे देखकर बुरी तरह घबरा गए। मेरी बीवी हक्का बक्का मुझसे बोली, ये मेरा एक कज़न है जो मुझसे मिलने आया था। वो मुख्तलिफ बहाने तराशने लगी, मगर मैंने उस वक्त बीवी को तलाक दे दी और मेरी बीवी मुझे वास्ते देते हुए बोली, प्लीज मुझे तलाक मत दो, मेरे वालदैन मुझे कबूल नहीं करेंगे। मैंने बीवी से कहा, अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुझे कौन कबूल करेगा या कौन नहीं करेगा। लिहाजा मैंने बगैर कोई रहम खाए अपनी बीवी को उस मर्द के साथ धक्के देकर घर से निकाल दिया। उसी वक्त वो लड़की भी बाजार से खरीदा गया कुछ सामान हाथ में पकड़े घर में दाखिल हो गई थी। वो भी ये मंजर देखकर बौखला गई थी। फिर मैंने अपनी बीवी के सामने ही उस लड़की का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ खड़ा किया और अपनी बीवी को बताया कि तुम्हारी बेजारी की वजह से मैं बहुत पहले ही तुमसे कुता चुका था और अपने सुकून के लिए इस लड़की से निकाह कर लिया था। ये इंकशाफ सुनते ही मेरी बीवी हैरत से मुझे देख रही थी। मैं उस लड़की को घर के अंदर लाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात जब मैंने उस लड़की से जो शर्त रखी थी, दरअसल वो निकाह की शर्त थी। निकाह करने के बाद मैं उस लड़की को मुलाजमा के रूप में अपने घर में लाया था, यानी तब से ही वो मेरी बीवी थी और खुशकिस्मती से मेरी दूसरी बीवी बेहतरीन साथी साबित हुई थी। मैं शुक्र करने लगा कि उस रात लड़की की ऑफर पर मैंने सोच समझ कर फैसला लिया था। यूं मैं गुनाह से बचने के साथ साथ उस बेसहारा लड़की का सहारा भी बन गया था और वो भी मेरी बेहतरीन हमसफर साबित हुई थी। जबकि बाद में मुझे किसी से मालूम हुआ था कि मेरी बीवी को उस मर्द ने भी छोड़ दिया था और अब वो अपने वालदैन के घर रहती है, जबकि मेरे घर में सकून का बसेरा है। शायद मुझे एक बेसहारा औरत को पनाह देने और यतीम बच्चे को प्यार देने का अजर मिला था। बेशक अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है, वो बेहतर छीनकर बेहतरीन से नवाजता है। नाजरीन, मजीद इस तरह की सबकआमूज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।